मैं डॉक्टर हरमनप्रीत सिंह PPAS 186 का ट्यूटर 2299 इग्नू निर्माण सेंटर सुनाम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हमारी 5 डेज की लेक्चर सीरीज चल रही है। उसका हमारा आज 3rd डे है। आज इट मीन्स 3rd लेक्चर है, जिसमें हम हमारे कोर्स का यूनिट 5 और यूनिट 6 कवर करेंगे। यूनिट 5 है पुअर टाइम मैनेजमेंट, इफेक्ट्स ऑन जॉब परफॉर्मेंस, एंड यूनिट 6 है स्ट्रेस एंड हेल्थ, इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, जॉब परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप। सो हम पहले यूनिट 5 पुअर टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। सो हमारा कोर्स ही टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बेस्ड है, इसीलिए जहाँ यूनिट 5 में पुअर टाइम मैनेजमेंट की बात की हुई है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके हमें असर देखने को मिलता है पुअर टाइम मैनेजमेंट का। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की। Highlight the characteristics of poor time management. Second is assess the effects of inadequate time management on lifestyle of individuals. Third is examine the impact of poor time management on job performance at workplace. So इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमारा ये यूनिट चलता है। एंड नेक्स्ट इज meaning of poor time management. So, in the context of time management, poor could mean inefficient, ineffective, defective, deficient, inadequate, faulty, imperfect, substandard, or unsatisfactory. So, पुअर की परिभाषा में ये सारे वर्ड्स कवर होते हैं। पुअर के अंडर ये सारे वर्ड्स आते हैं, बट द वर्ड पुअर इज स्टिल द मोस्ट एक्सपीरियंसिव ऑफ वीक टाइम मैनेजमेंट। द वर्ड जॉब परफॉर्मेंस मीन्स द फंक्शनिंग ऑफ वर्क सिस्टम और द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द जॉब डन एट द वर्कप्लेस। वर्कप्लेस में Workplace may refer to an organization that could be government or private organization or even a social or cultural institution. So, workplace किसी भी तरह की हो सकती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सोशल और कल्चरल कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो किसी भी प्लेस पर, किसी भी वर्क प्लेस पर अगर हम काम सही ढंग से नहीं करते, अपने काम के आवर्स को सही ढंग से मैनेज नहीं करते, तो उसे पुअर टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। And next is, before we deal with the impact of poor time management on job performance, let us try to define the likely characteristics of an unsatisfactory system of time management. It may be cautioned at the outset that all the following features will not coexist simultaneously in any organization. Maybe only a few or 1 or 2 features characterize an organization. It may also be underlined that in organization, no limitation or weakness is likely to exist in totality. It may be present only to a partial extent.
सो इस यूनिट में हम कुछ वीकनेस और लिमिटेशन जो पुअर टाइम मैनेजमेंट को जन्म देती हैं, जो पुअर टाइम मैनेजमेंट को पैदा करती हैं, उनके उनके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो वो वीकनेसेस और लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, कोर प्रेमिसेस। In this section, the issues of treating time as a low value phenomena, ethical issues related to time management and work life imbalance are being discussed. So, first is low value of time as a resource. So, हर एक इंसान, इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन टाइम को काफी कम वैल्यू देती है, टाइम को सही ढंग से यूज नहीं करते। जो टाइम को सही ढंग से यूज नहीं करते, उनकी आउटपुट अच्छी नहीं होती, उनकी आउटपुट में भी कमी आती है। सो इसमें पुअर टाइम मैनेजमेंट में अगर हम देखें, लो वैल्यू ऑफ टाइम, दिस कैजुअल एटीट्यूड टुवार्ड्स टाइम इन डेवलपिंग नेशन इज सो pervasive that time wastage, delays, unpunctuality, broken promises are the commonly accepted patterns of time management. So next wording is Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, once exhorted Indian citizens to shed laziness and become hardworking. The impact of indifference towards time utilization negatively affects the productivity of organization and brings down job performance at the micro as well as macro level. So अगर हम टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, हम एक अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तो जो पुअर टाइम मैनेजमेंट उपजती है। नेक्स्ट इज ethical implications. When citizens' work is not done on time by civil servants, say in regard to the issuing of birth and death certificates, caste certificates, licenses to start or expand business and industry, construction, license for imports or exports, and payment for goods or services procured by the government. People affected by this deliberate neglect by government officials are compelled to pay speed money to get their legitimate demands met, resulting into a high level of corruption. So कुछ एथिकल लेवल की रुकावटें भी पुअर टाइम मैनेजमेंट को जन्म देती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, इन रुकावटों में करप्शन सबसे अहम जगह पर आती है। करप्शन सबसे बड़ी रुकावट है पुअर टाइम मैनेजमेंट के लिए। सो कहीं भी हम कोई भी वर्क कराने के लिए कहीं जाते हैं, तो एम्प्लॉयज टाइमली वर्क करने के लिए हमसे कोई करप्शन की डिमांड करता है। अगर हमें लगता है एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल वर्क है, अगर हमें फील होता है कि वर्क जल्दी कराने के लिए हमें करप्शन दे देनी चाहिए, तो हम आप भी करप्शन के लिए करप्शन देकर, कोई मनी देकर, किसी भी तरह का कोई गिफ्ट वगैरह देकर अपना काम टाइमली करवाना चाहते हैं। सो एम्प्लॉयज के लिए ये एक रुकावट है, जो एक लिमिटेशन है, जो पुअर टाइम मैनेजमेंट को जन्म देता है। नेक्स्ट इज रेड टेपिज्म। हर एक ऑफिस में
हमें रेड टेपिज्म बहु मात्रा में देखने को मिलता है। सो एट प्रेजेंटली तो हम अगर बात करें, गुड गवर्नेंस की बात की जाती है। गुड गवर्नेंस के अंडर राइट टू सर्विस एक्ट या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट हमें प्रोवाइड किए गए हैं, हमें राइट्स दिए गए हैं सिटीजन को। पर फिर भी इनके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म देखने को मिलता है। रेड टेपिज्म का मतलब है कि वर्किंग डिले, वर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। The whole job performance of the government thus suffers considerably. The poor people in poor country become poorer because of poor time management. So files ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। नेपोटिज्म इट मीन्स कोई रिलेटिव्स को भर्ती करना जिन्हें सही ढंग से कोई काम ना आता हो, सही ढंग से उन्हें कोई काम की नॉलेज ना हो। इस तरह के व्यक्तियों को जब हम भर्ती कर लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता, सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज work life imbalance. So work life imbalance, however, there are several organizations that extract excessive work from their employees without giving them adequate time for meeting their own personal needs. So ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ हमारे लिए ही काम करते रहो, अपने लाइफ को, अपने पर्सनल नीड्स को एक साइड पर रखकर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहो। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल को पर्सनल नीड्स पूरा करने के लिए एडिक्वेट टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से पुअर टाइम मैनेजमेंट की समस्या आती है, स्ट्रेस की समस्या आती है। नेक्स्ट पार्ट इज वर्क ओरिएंटेशन। वर्क ओरिएंटेशन, in this section, issues relating to the preparation of to-do list, work prioritization, doing right job at wrong time, and doing hard work rather than smart work are being briefly discussed. So work orientation का first part is negligence in preparing to-do list. So हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक टू डू लिस्ट, एक कामों की लिस्ट है जो रेगुलरली बनानी चाहिए, डे टू डे एक लिस्ट बनानी चाहिए। पर आमतौर पर वर्कर्स द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए अनगहलियां की जाती हैं, जिसको हम डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज there is no regularity in preparing to-do lists. So रेगुलर इस तरह की लिस्ट प्रिपेयर नहीं की जाती। To-do lists are prepared in an unhealthy manner. So सही ढंग से टू डू लिस्ट प्रिपेयर नहीं की जाती। बहुत सारी कमियों इस तरह की लिस्ट में देखने को मिलती हैं। अगर टू डू लिस्ट प्रिपेयर की जाती हैं तो फिर भी इसमें बहुत सारी कमियों हमें देखने को मिलती हैं। When a to-do list does not mention tasks, so
टू डू लिस्ट में टास्क कई बार मेंशन नहीं होते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Next is most to-do lists mention the task to be done on a particular day, but no specific time is allotted to each task. So एक specific time बहुत बार निर्धारित नहीं होता हर एक टास्क के लिए। Next is sometimes to-do lists are prepared without giving serious thought to linking it with the wider goals of an organization. So कई बार सीरियस थिंकिंग के बिना ही टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। नेक्स्ट इज डेली टू डू लिस्ट आर समटाइम्स नॉट इंटीग्रेटेड प्रॉपरली विद द वीकली टू डू लिस्ट। सो कई बार टू डू लिस्ट इंटीग्रेटेड नहीं होती। Next is certain to-do lists are packed with items, leaving very little cushion time. So कई बार अच्छे टाइम को छोड़कर टू डू लिस्ट प्रिपेयर की जाती हैं। इट मीन्स कई बार इस तरह का टाइम चूज कर लिया जाता है, इस तरह का इन्वायरमेंटल टाइम चूज कर लिया जाता है जिसमें टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, वर्क एफिशिएंटली नहीं हो पाता। ओकेजनली अ टू डू लिस्ट इज फॉलोड विद ग्रेट रिजिडिटी। सो जो ये टू डू लिस्ट होती हैं वो आमतौर पर रिजिड देखने को मिलती हैं। इसकी फीचर रिजिड होती है। सो इनमें कोई अगर चेंज करनी हो टाइम के अकॉर्डिंग तो चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इनका रिजिड स्वभाव होता है जिस कारण ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क्स। सो हर एक वर्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एक इंडिविजुअल द्वारा अगर वर्क को सही प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो पुअर टाइम मैनेजमेंट को उपजती हैं। सो बहुत बार रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन हो जाती है। सो रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस देती है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस देती है। सो कुछ जहां पर स्टेप्स एक्सप्लेन किए हुए हैं जो प्रायोरिटाइजेशन के समय फॉलो करने चाहिए हमें। फर्स्ट इज टास्क्स दैट आर अर्जेंट एज वेल एज इम्पोर्टेंट। Second is tasks that are urgent though not important. Third is tasks that may not be urgent but are important to be performed. And fourth is tasks those are neither urgent nor important. So four steps हैं ये प्रायोरिटाइजेशन के। हर एक वर्क को इन स्टेप्स के थ्रू प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइप में कुछ फंक्शंस आते हैं उन्हें हमें स्टेप फर्स्ट में करना चाहिए, जो बी में आते हैं उन्हें सेकंड स्टेप में करना चाहिए, जो सी के अकॉर्डिंग सही हैं उन्हें थर्ड स्टेप में करना चाहिए, जो डी के अकॉर्डिंग सही है उन्हें फोर्थ स्टेप में हमें करना चाहिए। सो वर्क की एक प्रॉपर प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइट जॉब एट रॉन्ग टाइम। सो आमतौर पर देखने को मिलता है काम तो सही करते हैं हम पर उसका टाइम गलत होता है। आमतौर पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा
जे प्रिंसिपल जे नियम फॉलो नहीं किया जाता राइट जॉब एट वर्क टाइम। सो sorry, right job at wrong time. So unfortunately, this principle is not followed in most organizations. Each hour has its own rhythm, which should be taken into consideration while using if it for the official work in a poor time management system. This important point is ignored and little discretion is employed on the issue of task time combination. As a result, sometimes routine tasks take precedence over the portion task during the best time, and the reverse happens during the ordinary time. So कई बार हम सही टाइम को चूज नहीं कर पाते सही काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं। एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के पास उसकी सिचुएशन देखे बिना कोई जॉब इन्हांस के लिए जॉब सैलरी के बढ़ावे के लिए वो जाता है। सो उसका बॉस गुस्से में है, तो वो उस टाइम को नहीं समझता और अपने सैलरी को बढ़ाने की बात करता है, तो उसका बॉस और ज्यादा गुस्से हो जाता है। सो इस तरह अगर वो सही टाइम चूज कर लेता तो शायद उसे कोई ना कोई फायदा हो जाता। एंड नेक्स्ट इज हार्ड वर्क रेदर देन स्मार्ट वर्क। सो हम ज्यादातर वर्कर्स हार्ड वर्क को चूज करते हैं। स्मार्ट वर्क की बहुत सारे वर्कर्स को नॉलेज नहीं होती, जबकि स्मार्ट वर्क से ज्यादा हम एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। पर आर और पर डे की अगर बात करें तो ज्यादा आउटपुट हम स्मार्ट वर्क से दे सकते हैं। According to notes, it is generally believed that hard work is most important request to attain success in any profession. Hard work means putting in large number of hours in performing one's duties. Thus, the common maxim is harder the work, greater the success. In personal as well as professional life, however, hard work pays only when it is done methodologically, systematically, intelligently, and respectively. These attributes of work are characteristics of smart work. So the smart work has following features. It is undertaken after examining all possible strategies of work performance and after selecting the best possible strategy. So हमें बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए काम के लिए। नेक्स्ट इज it involves minimum possible time taken in doing a particular task. So एक विशेष टास्क के लिए मिनिमम पॉसिबल टाइम को कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट इज इट इज स्पेसिफिकली गोल ओरिएंटेड। Each activity and resources investment is directly aimed at goal achievement. It is performed by the most competent personnel in a specific specialized area. Technical competence of a person is the key factor in the assignment of special tasks. Next is there is hardly any wastage of financial, human, or tempered resources in the process of job performance. It employs the best possible tools in performing a particular task. It is innovative and creative in its approach and oriented. It is need-based and in tune with the requirements of the beneficiaries. So
इन द एंड हम कह सकते हैं स्मार्ट वर्क इज एफिशिएंट, इफेक्टिव, इकोनॉमिक, क्वालिटी ओरिएंटेड, सिटीजन सेंट्रिक एंड इनोवेटिव। तो हमें स्मार्ट वर्क को अडॉप्ट करना चाहिए। ज़्यादातर एम्प्लॉयज ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाते हैं। सो ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ साथ हमें अपने मेथड्स को अपडेट करना चाहिए, उनमें रिक्वायर्ड चेंजेस करनी चाहिए। हमें फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लें। आज से 20-25 साल पहले हर एक काम बैंक्स में या किसी भी ऑफिस में हम देखते थे मैनुअल होता था। सो टाइम टू टाइम कंप्यूटर की नीड महसूस हुई हमारी लाइफ में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर आया और कंप्यूटर ने वर्क को बहुत इजी कर दिया, बहुत वर्क को स्मार्ट कर दिया। सो नेक्स्ट इज attitudinal dimensions. In this section, problem areas are being discussed pertaining to poor work culture and low level of punctuality. So, सबसे पहले आता है पुअर वर्क कल्चर। सो हमारा कल्चर जहाँ हमारी नेचर ही इस तरह की है जो पुअर टाइम मैनेजमेंट को उत्पन्न करती है। हमारे कल्चर में, हमारे स्वभाव में अनपंक्चुअलिटी, डिलेज, रेड टेपिज्म, passing the work, wasting of official time, lack of coordination and low motivation। इस तरह की बहुत सारी थिंग्स हमारी लाइफ में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती हैं। सो जिस कारण ही पुअर टाइम मैनेजमेंट उठता है। सो इसी कारण एम्प्लॉयज के ऊपर वर्कलोड भी बढ़ता है। काफी वर्डन फील होता है एम्प्लॉयज को। सो इन चीजों की कमी के कारण ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वर्कलोड बढ़ता है, वर्डन फील होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, मोटिवेशन की कमी होती है, जिस कारण ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज लो पंक्चुअलिटी। सो बहुत सारे इंडिविजुअल में पंक्चुअलिटी की समस्या होती है। पंक्चुअलिटी कैसे? किसी ऑफिस में सही टाइम से ना पहुंचना, किसी काम को सही टाइम पे ना करना, किसी प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट ना करना, ऑफिशियल मीटिंग्स को सही टाइम से स्टार्ट ना करना, मूवमेंट ऑफ पब्लिक बसेस, ट्रेन्स, एयर फ्लाइट्स, ओपनिंग ऑफ स्कूल्स in the morning, conduct of classes, the presence of teacher and students in educational institutions। So इस तरह की बहुत सारे थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं जो हमें लो पंक्चुअलिटी हमारी लो पंक्चुअलिटी दर्शाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज इन इंडियन देयर आर islands of excellence in punctuality. For instance, banks, insurance companies, schools, big hospitals, corporate bodies, and a few of government organizations। So, बहुत सारी जगहों पर इंडिया में लो पंक्चुअलिटी देखने को मिलती है। FW टेलर ने भी इस तरह की एग्जाम्पल्स दी थी, इस तरह की प्रैक्टिस स्कीविंग वर्ड एक दिया था जो अनपंक्चुअलिटी को दर्शाता था। एंड नेक्स्ट इज फंक्शनल स्टाइल। सो इन दिस सेक्शन aspects of ambiguity in determining deadlines for work,
Precarization and the operation of the Parikins law are being analyzed. So firstly हम बात करते हैं ambiguity about deadlines. So किसी भी वर्क को करने के लिए डेडलाइंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेडलाइंस हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती भी हैं, पर उनमें बहुत सारी अस्पष्टता देखने को मिलती है। उनमें क्लैरिटी की कमी मिलती है। डेडलाइंस पहले तो डेडलाइंस बनती ही नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कमी देखने को मिलती है डेडलाइंस की। अगर डेडलाइंस बन भी जाती हैं, तो भी उनमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती, जिस कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एम्प्लॉयज को फेस करना पड़ता है। सो जिस कारण जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसका वर्क उस प्रोजेक्ट में डिले होता जाता है। फॉर एग्जांपल हम रोड कंस्ट्रक्शंस की बात कर लें, सो बहुत सारी हम देखते हैं रोड कंस्ट्रक्शंस को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत डिले उनमें देखने को मिलता है। तो इसका कारण मेनली डेडलाइंस का स्पष्ट ना होना ही है। नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। सो प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स इज डिलेइंग एक्शन, पोस्टपोनमेंट। सो रेड टेपिज्म भी एक इसकी उदाहरण है प्रोक्रेस्टिनेशन की। मेनली डिलेइंग एक्शन जहाँ पोस्टपोनमेंट जहाँ रेड टेपिज्म डेवलपिंग कंट्रीज में हमें देखने को मिलती हैं, जे जे थिंग्स डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सो कुछ फैक्टर्स हैं इसके। फर्स्ट है नेचुरल लेजीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, whether in personal or professional life. So हर एक ह्यूमन बीइंग में कुछ लेजीनेस पाई जाती है, उसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। नेक्स्ट इज इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सनल इन हैंडलिंग पर्टिकुलर टास्क। सो इनकॉम्पिटेंसी पाई जाती है एक टास्क के लिए, एक टास्क को लेकर लेकर Next is tasks which appear unpleasant to persons responsible for performing them. Next is fear of failure is doing a task that carries risks. So फेलियर का एक डर होता है हमारे मन में, जिसके लिए हम काम करने से ही डरते हैं, काम करने को इनिशिएट नहीं करते, अपनी मर्जी से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते किसी काम का। नेक्स्ट इज फियर ऑफ अननोन while undertaking tasks that are unfamiliar and new. So कई बार टास्क हमें अननोन फील होते हैं। नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ पासिंग द वर्क, ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर। सो हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप अपने आप उनसे भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के एफिशिएंटली वर्क नहीं करते। कल्टरिंग ऑफ रूटीन एक्टिविटीज। सो रूटीन एक्टिविटीज में जहाँ अपने वर्क में जहाँ अपनी जॉब में बहुत सारी कल्टरिंग करते हैं, बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ हमें पुअर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ विल पावर। सो हमारे पास विल पावर की बहुत सारी कमी होती है, देखने को मिलती है। scarcity of information, financial resources and technical skills, lack of motivation in performing jobs. So
जॉब को करने के लिए हमें मोटिवेशन की कमी देखने को मिलती है, इंफॉर्मेशन की कमी देखने को मिलती है, और ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब इंस्टीट्यूशंस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी और टेक्निकल स्किल्स की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ टाइम ऑडिटिंग। सो हमने फाइनेंशियल ऑडिट का वर्ड तो सुना है। फाइनेंशियल ऑडिट मींस किसी भी काम को करने के लिए एक फाइनेंस निर्धारित होता है, एक रुपए की मिकदार निर्धारित होती है। सो जब वो रुपया हम टाइम टू टाइम उसे खर्चते हैं, टाइम टू टाइम उसे हम यूज करते हैं, तो उस फाइनेंस का, उस रुपए का एक ऑडिट होता है, एक लेखा जोखा होता है। भी जे रुपया सही ढंग से यूटिलाइज हो रहा है, सही ढंग से यूज हो रहा है, जिसके लिए जे रुपया परमिटेड था, जिस परमिशन के अकॉर्डिंग जे काम होना चाहिए था, जहाँ जे रुपया लगना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग जे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, जहाँ कहीं पर मिस यूज हो रहा है। सो फाइनेंशियल ऑडिट का वर्ड हम आमतौर पर अपनी लाइफ में सुनते हैं। एक स्टूडेंट, एक प्रोफेशनल, हर एक को फाइनेंशियल ऑडिट का वर्ड सुना होगा, पर हमने कभी टाइम ऑडिट का वर्ड नहीं सुना। सो जहां पर हम बात करते हैं टाइम ऑडिट की, सो टाइम ऑडिट की बहुत सारी कमी हमें देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू notes, time audit involves auditing of the time spent during a particular time span, say 1 day or 1 week. It is done through preparing a time log in which brief details are given of the activities undertaken in a day or a week. While undertaking time auditing, individuals will mention about the time spent on their health, reading, meditation, family, friends, socialization, and professional obligation. While the organizations will prepare a time log on the way the official time was spent on activities like planning, policy making, decision making, financial management, human resource management, public relations, production of goods and services, and their delivery to the consumers or citizens. सो हर एक जगह पर टाइम ऑडिट की जरूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य पूरे करने के लिए टाइम ऑडिट की भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। सो जो डेडलाइंस निर्धारित होती हैं, टाइम टू टाइम उसे चेक किया जाए के डेडलाइन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क हो रहा है, टाइम टाइम को ऑडिट किया जाए। सो टाइम ऑडिट के साथ हम अ, सही टाइम मैनेजमेंट अपनी कर सकते हैं। It is generally observed that most individual and organization avoid auditing time. So जनरली हमें यही देखने को मिलता है कि ऑडिटिंग टाइम के लिए कोई शेड्यूल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ किसी भी ह्यूमन के लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलता। सो लैक ऑफ टाइम ऑडिटिंग जो है, वो भी पुअर टाइम मैनेजमेंट को उपजती है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज प्लानिंग सिस्टम। सो in this section, weakness in the planning system and unorganized evolution of plans are being analyzed briefly. So, firstly, inadequate planning. So, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें
प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी दिखती है, कमी देखने को मिलती है। सो हर एक हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, प्लानिंग विद टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपरली पहले ही प्लानिंग करेंगे तो ही हम अपने काम को सही ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक काम को करने के लिए एक प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले भी एक एग्जांपल ली थी कि हम अगर कोई मकान बनाना है, तो मकान बनाने से पहले हमें एक जगह लोकेट करनी पड़ेगी, एक जगह परचेज करनी पड़ेगी। फिर हम आर्किटेक्ट के पास जाकर उसका नक्शा प्रिपेयर करेंगे, नक्शा बनवाएँगे। फिर हम नक्शे के अकॉर्डिंग मैकेनिक और लेबरर्स को अरेंज करेंगे और रॉ मटेरियल को अरेंज करेंगे। फिर वो सारा सामान अरेंज करने के बाद हम लोकेटेड जगह पर एक काम जो शुरू करेंगे। सो एक काम शुरू करके काम को हम कंप्लीशन बल बढ़ेंगे और काम कंप्लीट करेंगे। सो प्रॉपरली एक प्लानिंग से ही हम स्टेप बाय स्टेप अपना जो काम है कंप्लीट कर सकते हैं। मेनली हम बात करें, एक जो आर्किटेक्ट हमें एक नक्शा बना के देता है, वो उस घर का एक धुरा होता है, उस घर का एक प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है कि घर में क्या कुछ होगा, किस तरह से होगा, कौन सी फैसिलिटीज होंगी, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ वॉशरूम होगा। सो सारा कुछ एक प्लानिंग से ही हम सही ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज inadequate evolution. So mainly इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन में 3 प्रोसेसेस शामिल होते हैं: फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सो की इन तीनों प्रोसेसेस का सही ढंग से विकास होना चाहिए। सही ढंग से पहले कानून बने, फिर उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई भी चीज़ को हम पहले बनाएँ, फिर इम्प्लीमेंट करें, फिर उसका टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करें उसे। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। Structure and process. This section analyzes certain factors that have a close relationship with the efficacy of time management. When certain accepted norms of sound system management are not followed, poor time management is the outcome of such negligence. Issues related to the quality of system management, inadequate delegation, time wasters, and etc. सो फर्स्टली हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के अंदर पुअर सिस्टम मैनेजमेंट। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम मैनेजमेंट में हमें कमियां देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस मैनेजमेंट, crowded rooms, old furniture, outdated computers, printers, scanners, laptops, replicating machines, unscientific record management, poor inventory control, traditional system of accounting and auditing, old machines, poorly trained workforce, conventional human resource management, unimaginative marketing system, and unsatisfactory delivery system lead to low job performance. So बहुत सारे
पुअर सिस्टम मैनेजमेंट की थिंग्स हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती हैं, जो कि पुअर टाइम मैनेजमेंट को जन्म देती हैं। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट डेलीगेशन। सो आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन में पावर्स को सेंट्रलाइज किया हुआ होता है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ हम बात करें एम्प्लॉयर्स, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स अपनी पावर्स डेलीगेट नहीं करते, वो अपनी पावर्स को हमेशा सेंट्रलाइज करके रखते हैं, अपने आप अपने पास ही रखते हैं। According to notes, it has been observed in a large number of public system, state enterprises, universities, hospitals, academics, etc., that there is very less decentralization of authority and responsibility. So, जब हम पावर्स को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से पावरफुल नहीं हो पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन अपने मोटिव्स को प्राप्त करने के लिए सही समय से प्राप्त नहीं कर पाएगी। सो जब डेलीगेशन एडिक्वेट नहीं होती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज को फेस करनी पड़ती हैं। एम्प्लॉयज बहुत सारे काम करना चाहते भी हैं, पर उनके पास पावर्स नहीं होती, जिस कारण वो एम्प्लॉयज सही ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज टाइम वेस्टर्स। सो जहां पर टू वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, टाइम वेस्टर्स एंड टाइम सेवर्स। सो टू कैटेगरीज हैं, टाइम वेस्टर्स एंड टाइम सेवर्स। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में टाइम वेस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिस कारण पुअर टाइम मैनेजमेंट की समस्या आती है। एंड नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स। सो एक अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स भी एक इसका पुअर टाइम मैनेजमेंट का रीजन है। सो अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स वो होती हैं जब टाइम टू टाइम मीटिंग्स की जाएं, एक इंस्टीट्यूशन का हेड अपनी पावर्स को सेंट्रलाइज करते हुए अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दे, अपने एम्प्लॉयज को अपने एम्प्लॉयज के ऊपर अपनी पावर्स थोपता रहे और उनसे मजदूरी करवाता रहे। सो एक इस तरह की अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स उसके द्वारा बहुत बार की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू नोट्स, फर्स्ट इज अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड वेग एजेंडाज। सो जिन मीटिंग्स में कोई ऑब्जेक्टिव्स जिस मीटिंग्स के कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते, कोई एजेंडाज नहीं होते ढंग तरीके के। लैक ऑफ प्रेपरेशन फॉर मीटिंग। सो मीटिंग्स के लिए मीटिंग्स को करने के लिए उनकी प्रेपरेशन में बहुत कमी देखने को मिलती है। एजेंडा पॉइंट्स नॉट सर्कुलेटेड वेल इन एडवांस फॉर अ मीटिंग। सो ज्यादातर एजेंडा पॉइंट्स सर्कुलेट नहीं किए जाते। नो डेडलाइन फॉर फिक्स्ड फॉर अ मीटिंग टू बी ओवर। हमेशा देखने को मिलता है जब भी कभी मीटिंग्स हो, तो उसका मीटिंग का एक टाइम फिक्स नहीं होता। रैम्बलिंग एंड एमलेस डिस्कशन इन मीटिंग। बहुत बार मीटिंग्स में एमलेस डिस्कशन होने लगती है। एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अपने डिक्टेटरशिप के रूल्स एक्सप्लेन करने लगता है। नेक्स्ट इज
monopolizing discussion by few talkative individuals. Next is centralized orders. So centralized orders होते हैं, taking impractical decisions, minutes not prepared. So मीटिंग्स के मिनट्स भी बहुत बार प्रिपेयर नहीं होते. Allocation of responsibilities not done. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निर्धारित की होती मीटिंग की. सो इस तरह की प्रॉब्लम्स इन मीटिंग्स के अंदर आती है, जिस कारण ही हम मीटिंग्स को अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स कहते हैं. और जो जे अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं. सो टाइम को सही ढंग से टाइम की सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होती. नेक्स्ट इज lack of thinking. Lack of thinking time. In the government system, certain thinking tanks are responsible for generating ideas for policy making. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਸੋ एक सेंट्रल नीति आयोग एक सेंट्रल बॉडी है जो सेंट्रल डिसीजन करने के बाद स्टेट्स के ऊपर डिसीजंस रखे जाते हैं, स्टेट्स उन्हें इम्प्लीमेंट करता है. सो स्टेट्स की डिमांड्स कहीं पर कंसिडर नहीं होती, डिमांड्स के अकॉर्डिंग कोई डिसीजंस नहीं होते बहुत बार स्टेट्स की. सो सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल डायरेक्शंस उसके उसके द्वारा दी जाती हैं. इन द एंड हम बात करें, the biggest problem before our organization, whether governmental, corporate or social, is to get the best out of time. Time is the main resource that creates all other resources. Hence, rational time management is the key to success of organization and to happiness of people. So, टाइम को सही ढंग से मैनेज करना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो टाइम को सही ढंग से मैनेज करना चाहिए, पर चाहे हम सही ढंग से मैनेज करने की हमारी इच्छा भी हो टाइम को, पर फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है. बहुत सारी रुकावटें हमें फेस करनी पड़ती है, जिस कारण हम सही ढंग से अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते. सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. एंड नेक्स्ट इज stress and health, effects on health, job performance and relationship. So स्ट्रेस का हेल्थ के साथ एक रिलेशन है. स्ट्रेस के इफेक्ट्स हमेशा हेल्थ पे, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे और उनके रिलेशनशिप्स पर पड़ता है. तो स्ट्रेस का हर एक ह्यूमन के फिजिकल हेल्थ, उसकी परफॉर्मेंस, उसके रिलेशंस पर असर दिखाई देता है. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ह्यूमन को
फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्टली हम बात करें स्ट्रेस के साथ हमारी हेल्थ में, हमारी परफॉर्मेंस में, हमारे रिलेशंस में बहुत सारी मॉडिफिकेशन आती हैं, बहुत सारी चेंजेस आती हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आती है, हमारे काम करने के ढंग तरीकों में चेंज आती है, बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती है। सो फर्स्टली हम बात करेंगे जहां पर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ। सो फिजिकल हेल्थ पर स्ट्रेस का बहुत असर होता है। हमारी हेल्थ एक इंडिविजुअल पर्सन को हेल्दी रहने के लिए स्ट्रेस से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ह्यूमन को कोई स्ट्रेस होता है तो उसे बहुत सारियां और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारियां बीमारियों को उसे फेस करना पड़ता है। जैसे हम अकॉर्डिंग टू नोट्स बात करें, फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस एंड फिजिकल इलमेंट। सो फिजिकली इलमेंट्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट डिसीज, अल्सर्स, डायबिटीज, आर्थराइटिक्स, साइरोसिस ऑफ लीवर, लंग्स डिसीज, बैक एक, हेडेक, एटसेट्रा। सो फिजिकली बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਡੀਓ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ WHO 2020, among the top 10 reasons of death worldwide, heart disease has remained the main cause of death for the last 2 decades. Currently, it represents 16% of total deaths globally. The number of deaths from heart disease increased by more than 2 million since 2000 to nearly 9 million in 2009. So, heart disease ਕਾਰਨ ਡੈਥਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2000 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ स्ट्रेस ही माना जाता है। सो स्ट्रेस के कारण हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता, हार्ट को सही ढंग से हार्ट ब्लड को सर्कुलेट नहीं करता, जिस कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं और ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करती हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टमक प्रॉब्लम, पेपेटिक अल्सर। सो बहुत सारियां स्ट्रेस के कारण स्टमक प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। सही ढंग से भूख ना लगना, सही ढंग से खाना पचना ना, जहाँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कोई कई बार लूज मोशन वगैरह की भी समस्या आ जाती है। फिजिकली बहुत सारियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसके लिए हमें टाइम टू टाइम पेन किलर्स या कोई और मेडिसिन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एलर्जीज। सो बहुत तरह की एलर्जीज भी स्ट्रेस के कारण पैदा होती हैं जो हमें स्ट्रेस देता है। एंड नेक्स्ट इज अस्थमा। सो अस्थमे की प्रॉब्लम भी स्ट्रेस से पैदा होती है। हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स
पैदा होता है, कई बार हमारा सांस रुकने लगता है, हमारा सांस फूलने लगता है, सो हमें अस्थमा की पोजीशन पैदा हो जाती है, जो भी स्ट्रेस के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट इज persistent headache. सो रेगुलर हेडेक होना ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੈਡ ਐਂਡ ਨੈਕ मसल्स ਦੇ ਵਿੱਚ पेन होना, ये भी स्ट्रेस के कारण पैदा होती हैं, ये भी स्ट्रेस के इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज सम अदर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ प्रॉब्लम्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ फेस करनी ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। कई बार तो डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस है जो हमारी लाइफ में हमारे बॉडी के लिए कैंसर वगैरह भी क्रिएट करता है। सो इस कारण स्ट्रेस से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज effects of stress on performance. So it's important thing। इसमें टू थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो कहती है स्ट्रेस का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं, स्ट्रेस का सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, पर्सनल लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, पर वर्क प्लेस पर, जहाँ वर्क प्लेस पर हमारी परफॉर्मेंस में स्ट्रेस के साथ कोई चेंजेस नहीं आती, कोई रुकावट नहीं बनता। पर दूसरी थ्योरी कहती है कि वर्क प्लेस पर भी, जहाँ हमारी परफॉर्मेंस पर भी स्ट्रेस एक रुकावट बनता है, उसके साथ भी हमारी परफॉर्मेंस है जो कम होती है। स्ट्रेस के साथ हमारे पर्सनल रिलेशंस, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी काम करने की एक स्पीड है जो कम हो जाती है। एक स्ट्रेस पर्सन है जो, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों से जकड़ा हुआ है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसे, छोटी मोटी बीमारियां उसे डे टू डे फेस करनी पड़ती हैं, तो वो सही नॉर्मल व्यक्ति के बराबर अपना काम है जो नहीं कर सकता, अपना ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट इज challenge, hindrance, stress model and its relationship to performance। Challenge, hindrance, stress model and its relationship to performance। So mainly according to notes हम बात करें, the challenge, hindrance, stress model postulates that workplace stressors are of two types. Firstly, there are a group of challenge stressors such as high workload, time pressure, and high levels of responsibility that promote performance and are viewed to be under the employee's control. If managed, they might provide a chance for professional growth. Secondly, there are a group of hindrances, stressors such as organizational policies, red tape, work role, ambiguity, and resource inadequacy. These interfere with performance and are generally perceived to be beyond the control of the employees and may limit chances for personal growth. So, इजी लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, एक हमें जो लाइफ में चैलेंजेस होते हैं वो भी कई बार हमें स्ट्रेस प्रदान करते हैं, वो भी हमारे चैलेंजेस हैं जो, वो भी हमारी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज
sexual harassment at the workplace and its relationship of to performance. So आज के टाइम हम अगर देखें, सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, क्योंकि हर एक वर्क प्लेस पे फीमेल्स वर्कर भी होते हैं और मेल्स वर्कर भी होते हैं। सो कई बार सेक्सुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं वर्क प्लेस के ऊपर। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस भी बनाए हैं, एक्ट्स भी बनाए हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसको रोकने के लिए, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। सो पर रूल एंड रेगुलेशंस बनने के बाद, जहाँ लॉज बनने के बाद भी सेक्सुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं वर्क प्लेस के ऊपर। जो भी अपनी परफॉर्मेंस में रुकावट डालती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट भी एक ऐसा तथ्य है जो हमारी परफॉर्मेंस को रोकता है, हमारी परफॉर्मेंस में रुकावट डालता है। And next point is effect of stress on relationship. Effects of stress on relationship. So stress हमारे रिलेशंस को भी कहीं ना कहीं रिलेशंस को भी प्रभावित करता है हमारे, चाहे वो रिलेशन एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के हों, चाहे वो रिलेशंस कुछ ह्यूमंस के हों, चाहे वो रिलेशंस फैमिलीज के हों, चाहे वो रिलेशंस हस्बैंड वाइफ के हों, चाहे वो रिलेशन फादर एंड सन के हों। सो सारे तरह के रिलेशंस को कहीं ना कहीं स्ट्रेस प्रभावित करता है, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो according to notes, the performance of organizational members in influenced by their ability to effectively interact with their superiors, subordinates, and co-workers within the organization. When employees are exposed to excessive emotional demands, they are more likely to manage them if they receive appropriate support from their colleagues. So, जब कभी भी ये रिलेशंस खराब हों, तो अगर कलीग्स द्वारा सपोर्ट मिले, फैमिली द्वारा सपोर्ट मिले, तो हम हमारे को स्ट्रेस नहीं होता और हमारे रिलेशंस नहीं बिगड़ते एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रिलेशंस हैं, जो एक एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के साथ रिलेशंस हैं, अगर उसे कहीं ना कहीं सहयोग मिलता रहे, एम्प्लॉय को कोई एप्रिसिएशन मिलती रहे, कोई मोटिवेशन मिलती रहे, तो उसके जो रिलेशंस हैं वो सही ढंग से चलते हैं। सो इन दी एंड हम बात कर सकते हैं, स्ट्रेस है जो हर एक एम्प्लॉय की हेल्थ पर, परफॉर्मेंस पर, उसके रिलेशनशिप को प्रभावित करता है। The effect of stress on physical health has been examined from an interdisciplinary perspective, as it is a topic of interest of physician. So overall हम बात करते हैं, एक स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए, हमें कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए जिससे स्ट्रेस कम हो। अगर हमारा स्ट्रेस कम होगा तो हमारे
हमारी हेल्थ भी सही रहेगी, हमारी परफॉर्मेंस भी सही रहेगी, और एक वर्क प्लेस पर हमारे रिलेशंस हैं जो वो भी सही बने रहेंगे। सो एंड में हम यही कह सकते हैं कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक एम्प्लॉय की हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप के लिए। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की हेल्थ, परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप अच्छी होगी तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आगे बढ़ेगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगी। सो आज हमने मेनली 2 यूनिट्स डिस्कस किए हैं, यूनिट 5th एंड यूनिट 6th। पुअर टाइम मैनेजमेंट, इफेक्ट्स ऑन जॉब परफॉर्मेंस, and Unit 6 Stress and Health Effects on Health, Job Performance and Relationship। कल इसी टाइम हम यूनिट 7 और 8 डिस्कस करेंगे। यूनिट 7 है टाइम वेस्टर्स एंड टाइम सेवर्स। यूनिट 8 है स्ट्रेस मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स। सो इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।